Hello guys, welcome back again another video lecture on Doon tutorial। आज की वीडियो लेक्चर में हमारे पार्ट 7 को, जिसमें हम अदर स्टेट्स में जो पशुधन के LEO के पेपर हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और सेम क्वेश्चन TGT साइंस में और AFO जो कृषि पर्यवेक्षक का पेपर होता है उसमें भी रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। इससे पहले 6 पार्ट बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो गो इन प्लेलिस्ट और मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर इच्छा है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चंस का PDF आप नीचे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऑप्शन है ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज इन्वर्टेड, इधर अपराइट और इन्वर्टेड और सिग्मॉइड। तो जो ऑलवेज नो, यू शुड नो, अगर आप तैयारी करें तो यू हैव टू नो कि जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है, सीधा होता है। क्या होता है? जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। जबकि जो बायोमास का पिरामिड होता है वो अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, लेकिन जो एनर्जी का पिरामिड है इट शुड ऑलवेज क्या? अपराइट। ठीक है, सीधा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विच इज़ कॉल्ड 3F, इनमें से 3F किसे कहा जाता है? 3F का मतलब होता है कि जो एड्रेलिन होता है, एड्रेलिन, उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? 3F हार्मोन कहते हैं। वाई क्यों कहते हैं? यहाँ पे 3 F है, यहाँ पे एक F का मतलब होता है फ्लाइट से, दूसरे F का मतलब होता है फियर यानी डर से, और चौथे F का मतलब होता है फाइट से। तो फ्लाइट, फियर एंड फाइट, इन 3 से मिलके बना है 3F। और इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो एड्रेलिन हार्मोन है ये हमें इमरजेंसी कंडीशंस के लिए प्रिपेयर करता है। ओके, प्रोलैक्टिन हार्मोन तो आपको पता है कि ये फीमेल से रिलेटेड हार्मोन है, और पिट्यूटरी हार्मोन आपको पता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और सभी हार्मोन्स को यही हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि द कैंसर ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड, स्तन ग्रंथियों का कैंसर क्या कहलाता है? तो ऑफकोर्स जो कैंसर होता है आपको पता है कि कैंसर होता क्या है। कैंसर जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती हैं सेल्स की, उसको कैंसर कहा जाता है। जब बॉडी की किसी पार्ट की सेल्स अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगती हैं तो उस स्टेज को कैंसर या ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। अब अलग अलग टाइप के कैंसर होता है, आपने सुना होगा ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, ठीक है, मसल कैंसर। तो जो यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर या मेमोरी कैंसर, तो जो स्तन ग्रंथियों में जो कैंसर होता है उसे हम कार्सिनोमास कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, उसे कार्सिनोमा कैंसर कहा जाता है। जो ब्रेस्ट में जो कैंसर होता है मेमोरी ग्लैंड में, उसे कार्सिनोमा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जबकि ल्यूकोमिया जो कैंसर होता है, ल्यूकोमिया वाला कैंसर कहाँ होता है? ये हमारा ब्लड कैंसर होता है। कौन सा क्लास कैंसर होता है? ब्लड कैंसर होता है। जबकि मिलेनोमा जो कैंसर होता है वो स्किन कैंसर होता है। कौन सा होता है? स्किन कैंसर होता है। और जो सार्कोमा वाला कैंसर होता है ये होता है कौन सा? ये मसल कैंसर होता है। ओके, तो कार्सिनोमा मेमोरी कैंसर, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, और सार्कोमा कौन सा कैंसर? ये होता है मसल कैंसर। और मिलेनोमा कौन सा होता है? ये होता है स्किन कैंसर। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कैंसर की स्टडी को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द कैंसर स्टडी नोन? कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? ये आप मुझे कमेंट करो अगर आपको आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इन विच स्टेज द कोलचिसिन इनहिबिट्स माइटोसिस, कोलचिसिन समसूत्री विभाजन को किस अवस्था में रिड्यूस करता है, इनहिबिट करता है, मंदित करता है? तो ये करता है कौन सा? मेटाफेज वाली जो सेल डिवीजन की मेटाफेज अवस्था होती है उसमें ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि विच सीक्रेट्स कैल्सिटोनिन हार्मोन, इनमें से कौन सा कैल्सिटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है? तो आपको पता है कि जो बीटा सेल्स होती हैं पैनक्रियाज की, वो तो ये नहीं करती, वो इंसुलिन का सीक्रेट करती हैं, वो तो कैल्सिटोनिन नहीं करती। एड्रेलिन ग्लैंड जो है एड्रेलिन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। जो
सेल्स ऑफ थायराइड, थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स होती हैं वो किसको सीक्रेट करती हैं? कैल्सिटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। अब इसका काम क्या होता है? जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है इसका काम होता है हमारे ब्लड में अगर कैल्शियम की क्वांटिटी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो गया तो उस कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए जो है थायराइड ग्लैंड जो है कैल्सिटोनिन का सीक्रेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड की जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं वहाँ से कैल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है। इसका मेन काम होता है हमारे ब्लड में जो कैल्शियम है उसके लेवल को रिड्यूस करना। नेक्स्ट देखो कि हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन, ये बोल रहा है कि हिस्टोन प्रोटीन में क्या पाया जाता है? जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडाइन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे आर्जिनिन और लाइसिन आंसर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हिस्टिडाइन भी होता तो वो भी करेक्ट होता। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो आर्जिनिन और लाइसिन नामक प्रोटीन से बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन जनरली बेसिक नेचर का होता है। इसका नेचर कैसा होता है? ये क्षारीय माध्यम का होता है और ये जनरली यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स की न्यूक्लियस जो होती हैं, ठीक है, न्यूक्लियाई होती हैं, वहाँ पे पाया जाता है। और इसका मेन काम होता है हिस्टोन प्रोटीन का जो डीएनए की जो पैकिंग होती है, डीएनए को पैकिंग में ये मेन जो है इसका मेन कंट्रीब्यूशन इसी का होता है, हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा होता है, तो याद रखना बेसिक नेचर का होता है। किस तरह का होता है? ये एलटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि हिस्टोन प्रोटीन का नेचर बताओ जी। आपको लिखना है कि ये बेसिक नेचर का होता है, एल्कलाइन मीडियम का होता है, क्षारीय माध्यम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और इसमें ध्यान रखना आपको कि 3 प्रोटीन मिलते हैं, आर्जिनिन, लाइसिन और कौन सा? हिस्टिडाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि डेस्मोसोम्स इज एसोसिएटेड विद, ये बोल रहा है कि डेस्मोसोम्स किससे संबंधित होती हैं? तो जो डेस्मोसोम्स सेल्स होती हैं वो एसोसिएटेड होती हैं किससे? एनिमल सेल एडिशन से। किससे? कोशिकीय, जंतु कोशिकीय आसंजन से ये संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर, यानी डीएनए का वो सेगमेंट जो क्रॉसिंग ओवर में, सेल डिवीजन की क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करता है। इसका करेक्ट आंसर है रेकॉन। क्या? तो रेकॉन होता है डीएनए का वो सेल डिवीजन में, वो क्रॉसिंग ओवर में जो है सेल डिवीजन की हेल्प करता है। ठीक है, अब रेकॉन होता क्या है? रेकॉन जनरली यूनिट होती है जेनेटिक कॉम्बिनेशन की। आपसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ जेनेटिक कॉम्बिनेशन। तो रेकॉन जो है वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन की यूनिट होती है और ये क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है। अगर मैं बात करूँ म्यूटॉन की, तो म्यूटॉन म्यूटेशन की यूनिट होती है। क्या होती है? म्यूटेशन की यूनिट होती है। आपको बताइए होगा म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है? जब किसी एनिमल के, किसी ऑर्गेनिज्म के जीन में या फिर उसके क्रोमोसोम में परिवर्तन किया जाता है और वो चेंज उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता जाता है, तो उस प्रोसेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। उत्परिवर्तन फ़ायदे के लिए भी हो सकते हैं और नुकसान भी उनसे हो सकता है। ठीक है, जनरली जो आपने सुना होगा ना कि जो ओजोन लेयर होती है उससे वो हमारी प्रोटेक्शन हमें देती है, जो रेज सन से आती हैं। अब सन से जो रेज अगर डायरेक्टली हम तक पहुंचेंगी तो उससे एक खतरा ये भी होता है कि ये हमारे जीन्स में चेंज कर सकता है और इससे रिकॉम्बिनेशन, इससे म्यूटेशन होगा और म्यूटेशन होने से कई सारे खतरे होते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन जो है, जो म्यूटॉन है वो म्यूटेशन की यूनिट होती है। ठीक है, जबकि मैं सिस्ट्रॉन की बात करूं तो सिस्ट्रॉन जो है ये डीएनए का, ये जीन है ना, तो ये जीन और सिस्ट्रॉन करीब करीब सेम ही है। जीन के इक्विवेलेंट ही सिस्ट्रॉन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि ए कपल हैज़ 4 गर्ल्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5th चाइल्ड टू बी एन सन।
एक कपल है, उसकी 4 लड़कियां हैं, ठीक है, 4 गर्ल्स हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, उसके 5वें बच्चे होने, लड़का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है इसका 5वां बच्चा लड़का होगा। तो इसके देखिए 50-50% चांसेस हैं। क्या है? 50% चांस है बच्चा भी हो सकता है, मतलब वो बॉय भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोज़ोम जो है रिप्रोडक्शन के दौरान उस एम्ब्रियो को मिले हैं। अगर XX क्रोमोज़ोम मिलेगा तो गर्ल्स होगी, XY क्रोमोज़ोम मिलेगा तो बॉयज़ होगा, सीधी सी बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि ए डबल स्टैंडर्ड DNA पता है ना, वॉटसन क्रिक का मॉडल मॉडल था, इसको डबल स्टैंड DNA कहा जाता है। ए डबल स्टैंडर्ड DNA हैज़ 18% साइटोसिन, यानी साइटोसिन की क्वांटिटी कितनी है? 18% है, 18% साइटोसिन एंड ऑफ अदर बेसेस विल बी। अगर 18% साइटोसिन है तो ये बोल रहा है कि उसमें जो अदर बेस होंगे, DNA में पता है आपको कौन कौन से बेस होते हैं, एडेनिन, कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो इन चारों की क्वांटिटी बतानी है, हमें सिर्फ साइटोसिन की दे रखी है। देखिए आपने चारगॉफ रूल पढ़ा होगा, उसमें चारगॉफ रूल ये कहता है जेनेटिक्स में कि किसी भी DNA में जितनी क्वांटिटी साइटोसिन की होगी, साइटोसिन की क्वांटिटी मात्रा DNA में हमेशा ग्वानिन के बराबर होती है, और एडेनिन की क्वांटिटी किसके बराबर होती है? थाइमिन के बराबर। यानी जितनी साइटोसिन की होगी उतनी ग्वानिन की होगी। अब हमें क्वेश्चन में साइटोसिन की क्वांटिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 18%। तो ग्वानिन की भी कितनी होगी? 18 होगी। क्यों होगी? क्योंकि चारगॉफ का रूल है, ठीक है। अब एडेनिन और थाइमिन की कितनी होगी, इस पर बात करते हैं। देखो 18% साइटोसिन हो गया, 18% ग्वानिन हो गया, टोटल कितने हो गए दोनों? टोटल कितने हो गए? 18 कितने हो गए? 36 हो गए। कितने हो गए? 36 हो गए। 36 जो है हो गए, ठीक है। 36% दोनों हो गए। अब बचा कितना? टोटल अगर 100% रहा होगा तो अगर 36% साइटोसिन और ग्वानिन है तो एडेन बाकी 64% बच गया। कितना बच गया? 64%। अब इसमें से आधा एडेनिन होगा और आधा थाइमिन होगा, ठीक है। तो यानी कि 18 देख लो आप यहाँ से क्या, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो DNA, निम्नलिखित में से किस में DNA नहीं होता? तो आपको पता होगा जो RBC मेच्योर RBCs होती हैं मैमेलियन की, स्तनधारियों की, एक तो उनमें DNA नहीं होता, ठीक है। और जो ए न्यूक्लिएटेड एग होती हैं, केंद्रक विहीन अंडाणु होते हैं, उनमें भी क्या नहीं होता? DNA नहीं होता, क्योंकि जो DNA होता है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर DNA मिलेगा। इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो DNA कहाँ से होगा? तो एक तो ए न्यूक्लिएटेड एग हो गया और दूसरा मेच्योर RBC में भी DNA नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। A और B दोनों में, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्या नहीं मिलता? न्यूक्लियस नहीं मिलता, सॉरी DNA नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कपल हैविंग ब्लड ग्रुप AB एंड O, एक कपल है मेल फीमेल का, उसमें एक का ब्लड ग्रुप AB है, दूसरे का ब्लड ग्रुप O है। अब नहीं बोल रखा कि किसका क्या है, ठीक है। मेल का भी A हो सकता है, AB हो सकता है, फीमेल का भी, किसी का भी। एडॉप्टेड एसन, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। लेटरनल दे गिव बर्थ टू ट्विंस, कुछ टाइम बाद उन्होंने एक जो है एक जुड़े बच्चे को जन्म दिया। द ब्लड ग्रुप ऑफ द एडॉप्टेड सन, तो गोद लिए गए लड़के का ब्लड ग्रुप क्या है? तो नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने गोद ले रखा है तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी। अगर वो उनका अपना बच्चा होता तो बता सकते थे, लेकिन उन्होंने गोद ले रखा है तो उसमें उनके जीन्स नहीं होंगे, तो नहीं बता सकते। नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53, स्टेटमेंट दे रखी है आपको, क्यूमिन एंड कोरिएंडर आर स्पाइस वेल्डिंग प्लांट, यानी जीरा, क्यूमिन जीरा को बोलते हैं, जीरा और धनिया मसाला देने वाले पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं। तो प्लांट तो है नहीं। जो क्यूमिन और कोरिएंडर होता है वो प्लांट नहीं होता, वो सर्ब होते हैं, हर्ब और सर्ब होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे प्लांट होते हैं, उनको प्लांट नहीं कहा जाता, वो सर्ब्स होते हैं, सर्ब होते हैं, ठीक है। पहला तो गलत हो गया। इन बोथ फ्रूट्स आर यूज, दोनों में फलों का उनकी सीड का यूज़ किया जाता है, तो ये गलत है। तो जो कोरिएंडर होता है
उसमें हम लीव्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों हमारे गलत हैं। पहला क्यों गलत है, क्योंकि जो कोरिएंडर और क्यूमिन होता है वो प्लांट नहीं होते, इसलिए गलत है, वो सर्ब होते हैं। और बोथ फ्रूट आर यूज, इन दोनों में फ्रूट का यूज़ करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा लीव्स का भी यूज़ करते हैं, तो ये गलत है। तो कौन सा है, दोनों गलत कथन है। बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग, दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत हैं, रॉन्ग है, ठीक है। जरा पानी पीता हूँ मैं, पी लूँ क्या, जरा पानी पीता हूँ मैं। चलो नेक्स्ट देखो, गर्मी बहुत है आजकल यार। देखो, मैच एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मैच करना है आपको। देखिए, ये इस साइड में आपको प्लेसेंटा दे रखे हैं, अपरा दे रखी है। प्लेसेंटा पता है आपको, जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देते हैं उनको प्लेसेंटा बोलते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर मिलता है। और ये एग्जांपल दे रखे किस में कौन सा प्लेसेंटा मिलता है। तो देखो यहाँ पे, तो जो एपिथीलियोकोरियल है, एपिथीलियोकोरियल जो प्लेसेंटा होता है वो मिलता है काऊ और गोट में, यानी जो बकरी और जो गाय होती है जनरली, इनमें इस तरह का प्लेसेंटा मिलता है, ठीक है। एपिथीलियोकोरियल प्लेसेंटा जो जनरली हर्बीवोरस होते हैं और ठीक है, जो जनरली घास को खाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा, तो ये मिलता है किस में, ये मिलता है रैबिट एंड रैट में, खरगोश और चूहे में ये मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हीमोकोरियल प्लेसेंटा मिलता है किस में, ये मिलता है मैन एंड डोंकी में, मैन और किस में, डोंकी में। और क्या, सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा वो मिलता है किस में, एक ही बच गया, कौन सा बच गया, अरे कौन सा बच गया, वो बच गया कौन सा, डॉग एंड कैट में, ठीक है। तो इस तरह से आप मैच कर लें और यहाँ पे देख लें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि द डिजीज़ कॉज्ड बाय द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जो रासायनिक खादों के उपयोग से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं, तो उसको साफ दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिथेनोग्लोबिनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथेनोग्लोबिनीमिया के नाम से जाना जाता है। अगर फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इससे मिथेनोग्लोबिनीमिया नामक रोग जो है डिजीज़ हो जाता है। अगर मैं बात करूँ मिनीमाटा की, तो मिनीमाटा डिजीज़ होता है किसकी वजह से, मरकरी की वजह से, ठीक है। इटाई डिजीज़ होता है किसकी वजह से, कैडियम की वजह से। और सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से होता है, ये होता है किसकी वजह से, आयरन की कमी की वजह से ये रोग होता है, ठीक है। किसकी वजह से, आयरन की कमी से, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में जाके बताओ कि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग है, कौन सा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग है, डिजीज़ है, वो किसकी वजह से होता है, किस केमिकल की वजह से होता है, आप मुझे कमेंट करो अगर आपको आता है तो। नेक्स्ट, द कॉज ऑफ क्लोरोसिस इन प्लांट, पौधों में हरित रोग क्लोरोसिस का कारण क्या है। तो जब पौधों में मैग्नीशियम की कमी हो जाए, किसकी कमी, मैग्नीशियम की कमी हो जाए, तो उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस डिजीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, द प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट इज, C3 पौधों में CO2 का प्राथमिक ग्राही होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एब्सिसिक एसिड, जो एब्सिसिक अम्ल होता है उसके लिए सही स्टेटमेंट क्या है। पहला है कि इट इज़ ए नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, यह एक प्राकृतिक वृद्धि निरोधक हार्मोन है, यानी ये वृद्धि को रोकता है, हाँ ये ट्रू है। सेकंड, इट इज़ ए गैसियस हार्मोन ऑफ प्लांट, नहीं गैसियस तो नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली ए हमारा करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।